हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको जो डिसेबिलिटी के नए नियम आए थे उनके कुछ DESW ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जवाब दे रखे हैं। बार बार हमारे जो पूर्व सैनिक हैं या हमारे जो सर्विंग सोल्जर्स हैं ये पूछ रहे हैं, सर इनमें काफ़ी एंग्विटी है, इसको और क्लैरिफाई कीजिए। मैंने काफ़ी कुछ क्लैरिफाई किया। अब मैंने सोचा कि यहाँ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और उनके जो जवाब दिए हैं ये ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज जवाब हैं, लगभग ये 22 हैं। इनको पढ़ने के बाद मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हो सकता है इसमें काफ़ी टाइम लग जाए, तो मैंने यहाँ पर इनको डाला हुआ है। तो पहले मैं बताऊँगा आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 एंड GMO 2023। व्हेन डू ER का मतलब है एंटाइटलमेंट रूल्स एंड GMO ये जनरल मेडिकल ऑर्डर्स हैं इसके 2023 कम इनटू इफेक्ट। तो ये सारा कुछ करने के बाद इनका जो बेस लेटर है वही है जो पहले 21/9/2023 से पहले हुआ करता था। ये है लेटर आपका 31/1/2001 का। और अब ये जो लागू होंगे डेथ और डिसेबिलिटी पर लागू होंगे और 21/9/2023 के बाद जो केस आएंगे उन पर ये लागू होगा। एक बात, हु ऑल आर अफेक्टेड बाई ER एंड GMO 2023। ER एंड GMO 2023 शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्सनल। किस किस पर होगा? ऑल डेथ एंड डिसेबिलिटी रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड आफ्टर 21/9/2023 के बाद जो डेथ होगी और जो डिसेबिलिटी होगी उस पर ये लागू होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 21/9/2023 से पहले पहले जो आपकी डेथ और डिसेबिलिटी रिपोर्ट होंगी उन पर ये लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डू ER एंड GMO 2023 अफेक्ट फैमिली पेंशनर्स, वेटरन्स ऑलरेडी इन रिसीट ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन? क्या 21/9/2023 से पहले आए हुए जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, क्या उन पर कोई चीज़ का असर पड़ेगा? कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नो, बिग नो। ER एंड GMO 2023 डू नॉट इन एनी वे अफेक्ट पास्ट पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ऑलरेडी इन रिसीट ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी, कंपेंसनेट और फैमिली पेंशनर। क्लियर हो गया। हु आर पर्सनल ट्रीटेड एज इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनवैलिडेट आउट फ्रॉम सर्विस है उनको किसको माना जाएगा? अब ये जो बात है आपकी ये, और जो डिसेबिलिटी होने के बाद भी सर्विस में रह जाते हैं पूरी सर्विस करके, वो इन दोनों में फर्क है। अब क्या क्या है? ओनली दोज पर्सनल हु आर बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस, जो सर्विस से बोर्ड आउट हो जाते हैं वो ऑन मेडिकल ग्राउंड बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर ट्रीटेड एज इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस। जो लोग मेडिकल ग्राउंड पर पूरी सर्विस करने से पहले आउट हो जाते हैं उनको इनवैलिडमेंट माना जाएगा। क्लियर है? उसके बाद PB, व्हाट डज डीम टू हैव बीन इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस मीन? अब एक टर्म और है, डीम्ड टू हैव बीन इनवैलिड फ्रॉम सर्विस से, यानी सर्विस से इनवैलिड हो जाएंगे। इसका क्या मतलब होता है? PVR इक्विवेलेंट हु आर permanently placed in medical category other than say 1 are discharged from service because no alternative employment could be provided to them suitable to their medical category, or are discharged before completing their terms of engagement after providing suitable alternative employment are deemed to have been invalid out from service। ये माना जाएगा कि जो व्यक्ति मेडिकल ग्राउंड पर इनवैलिड हो गए या मेडिकल जो डिसेबिलिटी हैं और उनको भारत सरकार ने क्या नहीं मिला? ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। एक तो वो इसमें आएंगे। दूसरे वो कि जो डिसेबल्ड हो चुके हैं लेकिन उनको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिल गया लेकिन सर्विस पूरी होने से पहले ही चले गए, यानी पूरी सर्विस नहीं की, तो उनको इस कैटेगरी में समझा जाएगा। अब तीसरा है, डज डीम टू हैव बीन इनवैलिड फ्रॉम सर्विस अप्लाई टू ऑफिसर्स? ये कैटेगरी ऑफिसर्स पर लागू नहीं होती है। हु आर एंटाइटल टू डिसेबिलिटी पेंशन? डिसेबिलिटी पेंशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है?
only armed forces personnel who are invalid out or are deemed to have been invalidated from service on medical ground with a disability held attributable to और aggravated by military service are eligible disability उनको मिलेगी जो इनवैलिडमेंट हो गया है या को डीम टू हैव बीन इनवैलिडेटेड और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एग्रावेटेड टू और एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस है उनके लिए होगी। व्हाट डज डिसेबिलिटी पेंशन कंप्राइज ऑफ? डिसेबिलिटी पेंशन में क्या क्या होता है? डिसेबिलिटी पेंशन इज ए कंपोजिट मंथली पेंशन दैट कंप्राइज ऑफ, इसमें एक सर्विस एलिमेंट और एक डिसेबिलिटी एलिमेंट, यानी जो व्यक्ति डिसेबल्ड होकर के पास आउट होता है वो सर्विस पेंशन नहीं कहलाती है, उसको सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर आर्मड फोर्सेस पर्सनल हु रिटायर और आर रिलीज्ड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन कंप्लीटिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट टेन्योर और अटेनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट डिस्चार्ज एंटाइटल्ड, यानी जो आदमी डिसेबल्ड हो जाते हैं और सर्विस में उनको रख लिया जाता है उनकी क्या क्या कंडीशन है। अब इसमें बता रखी है आर्मड फोर्सेस पर्सनल हु रिटेन इन सर्विस डेस्पाइट डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के बाद भी उनको रख लिया गया सर्विस में, ठीक है, और हेल्ड एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, और उनकी जो डिसेबिलिटी है एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड है। कंडक्ट ऑफ रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट और का मेडिकल बोर्ड भी होता है उनको रखने के लिए। सब्सिक्वेंटली रिटायर्स और आर रिलीज और डिस्चार्ज ऑन कंप्लीट, अपनी पूरी सर्विस करने के बाद उनको रिटायरमेंट दिया जाता है, समझे, और उसके बाद आर अवार्डेड इम्पेयरमेंट रिलीफ, तो उनको इम्पेयरमेंट रिलीफ कहेंगे। अब एक टर्म आ गई नई, इम्पेयरमेंट रिलीफ। ये क्या होगा? मतलब जो पूरी सर्विस करने के बाद डिसेबल्ड सोल्जर जाएंगे उनको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। पहले क्या मिलता था? डिसेबिलिटी एलिमेंट, और डिसेबिलिटी एलिमेंट 21/9/2023 के बाद उन्हीं को मिलेगा जो इनवैलिडमेंट वाले केस होंगे। दिस इम्पेयरमेंट रिलीफ में बी पेड इन एडिशन टू रिटायरिंग पेंशन, ग्रेचुटी और सर्विस पेंशन, ग्रेचुटी पीवीआर एज पर दैट लेंथ ऑफ सर्विस। इज इम्पेयरमेंट रिलीफ डिफरेंट फ्रॉम डिसेबिलिटी एलिमेंट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इम्पेयरमेंट रिलीफ और जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है क्या इनमें कोई फ़र्क है? कोई भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि डिसेबिलिटी एलिमेंट उनको मिलेगा जो पूरी सर्विस करने से पहले इनवैलिड हो चुके हैं, इम्पेयरमेंट उनको मिलेगा कि डिसेबल्ड हैं लेकिन पूरी सर्विस कर ली और पूरी सर्विस करने के बाद जाएंगे तो उनको इम्पेयरमेंट रिलीफ होगा। ये केवल चीज़ों को जानने पहचानने के लिए है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। व्हाट वाज द टर्म डिसेबिलिटी चेंज टू, अब रीजन ये आया कि भैया डिसेबिलिटी एलिमेंट को इम्पेयरमेंट रिलीफ में क्यों बदल दिया गया। यह आपका डाउट था, इसको अगले उसमें दे रखा है इन्होंने बहुत अच्छी तरह से। डिसेबिलिटी एलिमेंट अवार्डेड टू पर्सनल रिटायरिंग रिलीज डिस्चार्ज हैज बीन चेंज टू इम्पेयरमेंट रिलीफ टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन अवार्डेड टू पर्सनल इनवैलिड फ्रॉम सर्विस, क्योंकि केवल इनको इस चीज़ से डिसेबिलिटी पेंशन से अलग हटाने के लिए ही इम्पेयरमेंट रिलीफ लाए। इसका मतलब ये हो गया कि जिसको आईआर मिलेगा, इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, उसने पूरी सर्विस की है, और जिसको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है पूरी सर्विस करके नहीं आया है वो इनवैलिडमेंट का केस है, पूरी सर्विस करने से पहले आ गए। इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ये इसको काफ़ी मतलब हमारे ही लोगों ने घुमा फिरा कर लंबा पड़ कर दिया। हैज़ देयर बीन एनी चेंज इन द रेट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट पोस्ट इट्स रिमेनिंग एज इम्पेयरमेंट रिलीफ? क्या डिसेबिलिटी एलिमेंट और इम्पेयरमेंट रिलीफ जो मिलेगा क्या इसमें कोई परिवर्तन है? बड़ा स्पष्ट कह रखा है, जो पहले मिलता था वही, देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ रिलीफ बी डिसेबिलिटी एलिमेंट और इम्पेयरमेंट रिलीफ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। जो 21/9/2023 से पहले मिला करता था वही रेट बाद वालों को मिलेगी। इज देयर चेंज इन एनी अदर रेट ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी? क्या डेथ और डिसेबिलिटी में फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हैज़ देयर बीन एनी चेंज इन बेटर्स क्वालिटी में कोई फर्क हुआ है? कोई फर्क नहीं है। व्हाट डेथ और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन आर कैड एंटाइटल टू? अब यहाँ कैडेट्स की बात आ रही है और ये आप पढ़ सकते हो उसको और बड़े आराम से। आर देयर एनी रिकवरीज ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन प्लान पोस्ट इश्यू ऑफ? क्या इससे कोई रिकवरी होगी? इसके जो अभी आया है, जो बाद में निकल गए 2023 में, उनसे कोई रिकवरी नहीं होगी। नो रिकवरीज आर प्लान्ड बेस्ड ऑन ईआर, और इसके बेस पर कोई चीज़ें कोई रिकवरी नहीं होनी है। वेदर देयर इज एनी चेंज एंटाइटलमेंट इन केस ऑफ वार इंजरी? क्या बार इंजरी के संबंध में कोई चेंज हुआ है? इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। एक हल्का सा हुआ है कि डिसेबिलिटी एलिमेंट की जगह इंटरम रिलीफ उसको कहा गया है। अब ये लास्ट पेज है। वेदर देयर इज एनी चेंज इन एंटाइटलमेंट इन केस ऑफ बार इंजरी? कोई चेंज नहीं है।
whether the disability element will be restored after certain years once the person have opted and received one time lump sum compensation like computation pension। क्या होता है कि जो जिनको पेंशन में सर्विस में रख लिया जाता है उनको लंप सम एक पैसा दे दिया जाता है, तो कह रहे हैं कि क्या उसको कुछ समय के बाद उसको क्या डिसेबिलिटी पेंशन बदल दी जाएगा? नहीं बदला जाएगा। जो आपको लंप सम पैसा आपने ले लिया, एक बार ले लिया, वो नहीं बदला जाएगा। वेदर 20% ऑफ बार इंजरी इन 20% फिजिकल इंजरी बिकम 40% मिलेगी। क्या 20% बार इंजरी हो गई और 20% आपकी फिजिकल इंजरी हो गई तो क्या 40 बन जाएगी? नहीं। कंपोजिट असेसमेंट विल बी डन एज एक्सपीरियंस विद in ER 23 keeping review and the person cannot be disabled more than 100%। A physical injury happens subsequent to bar injury। इसका कैलकुलेशन का अलग तरीका है, कभी किसी को जरूरत पड़े बता देना, बता दूंगा। उसके बाद है whether broadbanding benefit will be given to those opting for impairment relief at the time of the retirement। yes, क्या जो व्यक्ति इम्पेयरमेंट रिलीफ ले रहे हैं क्या उनको ब्रॉडबैंडिंग का फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सबसे बड़ा जो संकट था यही था लोगों का कि ब्रॉडबैंडिंग नहीं मिलेगा, उनको ब्रॉडबैंडिंग भी मिलेगा। अब आपके लिए यही है कि यदि आप डिसेबल्ड हो जाते हो, सर्विस में रह जाते हो, तो लंप सम पैसा मत लीजिए। यदि आपको डिसेबिलिटी पेंशन की जरूरत है, डिसेबिलिटी पेंशन मीन्स इम्पेयरमेंट रिलीफ की जरूरत है। इम्पेयरमेंट रिलीफ और डिसेबिलिटी पेंशन सभी कुछ एक ही हैं। वेदर इनवैलिड पेंशन रिक्वायर्स मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। क्या जो इनवैलिड सर्विस है, इनवैलिड पेंशन है, उसके लिए 10 साल की पहले जरूरत थी, लेकिन आजकल इसको कम कर दिया गया है। सिर्फ यह है कि वो आदमी जो जा रहा है वो ना तो मिलिट्री के और ना क्या नाम सिविल के जॉब के काबिल नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा आपको जो दे रखा है मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा, आप इसको बड़े आराम से पढ़ सकते हो और ये पूरी की पूरी चीज़ें बता दी हैं और ये इसमें दे रखा है पूरा आपका। और ये मैंने जो लिया है ये केवल लिया है मैंने बहुत ही ऑथेंटिक DSW की साइट से लिया है। ये पहले भी मैंने एक बार एक एक करके क्लियर किया था, लेकिन इस बार मैंने पूरा का पूरा जो उनका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो सारा का सारा मैंने डाल दिया। इसको आराम से पढ़ा और ख़ास करके ये हमारे जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि सर्विंग सोल्जर्स के लिए ही 21/9/2023 के बाद है उन पर यह लागू होगा। अब क्योंकि लगभग ये आप भी खुद पढ़ सकते हो, मैंने भी क्लैरिफाई कर दिया। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।